ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र में अंतर बताइए, ये प्रश्न आपको आता है। तो सबसे पहले आप बहुत व्यवस्थित तरीके से कॉपी में 3 कॉलम बना लीजिए, क्रमांक, फिर ग्लाइकोलिसिस और लिख लीजिए क्रेब्स चक्र। उसके बाद आप ऐसे कम से कम 6-7 पॉइंट आप लिख लीजिए ताकि परीक्षा में 5 तो आप लिख सकें। ठीक है, चलिए पहला क्या हो जाता है, आप यहाँ देख करके बता सकते हो। क्या है पहला कि पहली चीज कहाँ पे संपन्न होती है अभिक्रिया? ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में, कोशिका के अंदर बताया था ना, कोशिका द्रव्य में। और क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मैट्रिक्स में। चलिए दूसरा, ग्लाइकोलिसिस आक्सीय और अनाक्सीय दोनों प्रकार के श्वसन में होता है और क्रेब्स चक्र केवल क्या होता है? आक्सीय श्वसन में होता है। फिर ग्लाइकोलिसिस श्वसन क्रिया का प्रथम चरण है, जबकि क्रेब्स चक्र जो है वो तृतीय चरण है। फिर ये ग्लाइकोलिसिस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, जबकि क्रेब्स चक्र में क्या होता है? इस क्रिया में एसिटिल कोएंजाइम के पूर्ण विघटन से अकार्बनिक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। सबको क्लियर हो गया? अब इसके बाद 6वां पॉइंट है कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से 2 NADH2 तथा 2 ATP उत्पन्न होते हैं, जबकि क्रेब्स चक्र में एसिटिल कोएंजाइम के 2 अणुओं से 6 NADH2, 2 FADH2 तथा 2 ATP प्राप्त होते हैं। फिर ग्लाइकोलिसिस में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं होती, जबकि क्रेब्स चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। फिर इसके बाद क्या है कि इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती ग्लाइकोलिसिस में, जबकि क्रेब्स चक्र में ऑक्सीजन की अंतस्थ ऑक्सीकारक की तरह उपयोग की जाती है। फिर ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से कोई संबंध नहीं होता, जबकि क्रेब्स चक्र में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है, संबंधित होती है। ठीक है, सभी को